तो किस तरह से होगा देखिए, अगर मेटल का रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं, मेटल प्लस वाटर, मेटल का रिएक्शन अगर वाटर से कराते हैं तो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दूसरा क्या है कि अगर मेटल का रिएक्शन हम वाटर से ना कराकर स्टीम से करा देते हैं, स्टीम में वाटर है लेकिन वाटर की गैसियस फॉर्म है, तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और इसमें पहला एग्जांपल देखेंगे पोटेशियम का। पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ ही, कोल्ड वाटर के साथ ही वायलेंटली, मतलब ऐसा रहता है कि जैसे इंतज़ार में बैठा हुआ हो कि पानी डालेंगे और हम एकदम से रिएक्ट करेंगे, तो बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है। जैसे ही पोटेशियम पर आपने वाटर डाला तो तुरंत मेटल हाइड्रोक्साइड, तो जब मैं पोटेशियम की बात कर रहा हूँ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या होगा, पहला एग्जांपल ले रहे हैं पोटेशियम का, तो पोटेशियम है के, तो के का जब रिएक्शन कराया वाटर के साथ में तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 होती है और OH की, देखिए पोटेशियम जो है, जो के है, के की वैलेंसी भी 1+ होती है और जो OH होता है हाइड्रोक्साइड आयन, उसकी वैलेंसी भी 1- होती है। तो इसका 1 इसके साथ आ जाएगा और इसका 1 इसके साथ आ जाएगा। तो K1 OH1 वो लिखा नहीं जाता तो KOH लिख देंगे सीधा सीधा। ये हो गया KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मतलब H2, गैस मतलब ऐसे आप सिंबल बना देंगे ऊपर की तरफ। उसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है क्योंकि बहुत वायलेंट रिएक्शन है। वायलेंट मतलब एकदम से पानी डाला और एकदम से वो रिएक्ट कर गया। चलिए जी, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, बस इसको बैलेंस करके देख लो। इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है। अच्छा, हाइड्रोजन के एक्चुअली 2 तो ये हैं और 1 ही, यानी कि हाइड्रोजन के 3 हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 ही हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो 1 2 2, हाइड्रोजन के 2 हो गए, 2 और 2 4, और यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस। लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो गया, 1 2 2, ऑक्सीजन के 2 हो गए और 1 2 2 ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, पोटेशियम के भी 2 हो गए, तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे, ये हो गया। तो जो पोटेशियम है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ, और कैसे रिएक्ट करेगा, वायलेंटली, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर। तो विगरसली का मतलब क्या है, ये भी लगभग ऐसा ही है, वायलेंटली मतलब बड़ी तेजी से, ऐसी विगरसली भी मतलब बड़ी तेजी से, एकदम तेजी से रिएक्ट करता है। तो क्या होगा, ये फिर वही मैंने आपको पहले भी बताया था, सोडियम और पोटेशियम की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। तो अगर मैंने सोडियम लिखा है यहाँ पर और इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराया, तो फिर वही देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, सोडियम की वैलेंसी 1+ और हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH की वैलेंसी 1-, तो इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ। तो Na1 OH1 नहीं लिखा जाता, 1 लिखा नहीं जाता, तो इसलिए सीधा सीधा NaOH लिख देंगे, NaOH साथ में हाइड्रोजन गैस। इसको भी उसी तरह से बैलेंस करिए, देखिए हाइड्रोजन के 2 इधर और 1 इधर, यानी कि 3 है, तो इसके आगे 2 लगा दो, तो 2 इधर और हाइड्रोजन का इधर कितना है, 1, तो 1 2 2, तो हाइड्रोजन के 2 ये और 2 ये, 4 हो गए। यहाँ पर 2 लगा दो, 2 2 4। ऑक्सीजन 1 है तो 1 2 2, ऑक्सीजन 1 है इधर तो 1 2 2, सोडियम के 2 हैं तो इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो। तो वो वायलेंटली रिएक्ट कर रहा था, ये करेगा विगरसली। विगरसली का मतलब यही है, बहुत तेज़ी से। और वाटर कैसा लेंगे हम, कोल्ड वाटर। सोडियम और पोटेशियम वायलेंटली और विगरसली रिएक्ट करते हैं, यानी कि एकदम से बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर के साथ ही, ठीक है। अगला एग्जांपल देखेंगे, ये 2 मेटल्स हुए। फिर तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे, बिल्कुल नीचे ही मेंशन है, कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम जो है, हमने इससे पहले वाले में मेंशन करा कि पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम रिएक्ट्स विगरसली टू फॉर्म
विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगला जो है, अगला ऐसे नॉर्मली रिएक्ट करता है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब धीरे से करेगा, आराम से करेगा। ये नहीं है कि मतलब बड़ी तेज़ी से कि कोई जल्दी है कि मेरे को अभी रिएक्ट करके अभी हाइड्रोक्साइड बनाना है ना। तो ये कैल्शियम है। तो अगला एग्जांपल कैल्शियम का आप देखिए। तो कैल्शियम के बारे में लिखा हुआ है बिल्कुल नीचे नोट्स में, पेज नंबर 10 पर, बिल्कुल पेज नंबर 9 पर बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, और जो रिएक्शन है वो पेज नंबर 10 पर आप मिलेगी आपको बिल्कुल ऊपर। तो कैल्शियम यहाँ पर हो गया Ca प्लस H2O, Ca प्लस H2O। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो ये भी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। और कैसे रिएक्ट कर रहा है? नॉर्मली, जैसे ही नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है, विग्रसली या वायलेंटली नहीं करेगा। अब इसका हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? हाइड्रोक्साइड ऐसे बनेगा, जब भी वाटर के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा तो वही हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, लेकिन जब भी स्टीम के साथ करेगा तो ऑक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+ और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1-। तो इसका 1 तो इसके साथ लिख दिया जाएगा, जो कि लिखते नहीं है, और इसका 2 इसके साथ लिख दिया जाएगा। 2 है ना, तो 2 तो लिखा जाएगा। तो CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के कितने एटम? 2। इधर हाइड्रोजन का 1 2 2, तो 2 एटम। इधर टोटल, इधर 2 हैं, तो इधर टोटल 4 दे रखे हैं, तो 2 लगा लीजिए, 2 2 4 हो गया हाइड्रोजन। इधर भी 1 2 2, 2 तो ये और 2 ये, तो 2 और 2 4। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1 2 2, और इधर भी ऑक्सीजन देखिए तो 1 2 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। कैल्शियम 1 बैलेंस है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अगला देखते हैं जी, 4th वाला जो एग्जांपल है। तो हमने देखा पोटेशियम कैसे रिएक्ट करेगा। सर वैसे, हाँ जी सर विग्रसली और वायलेंटली में फर्क क्या हो सकता है इसमें? विग्रसली और वायलेंटली में कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना है कि आप ये कह सकते हैं कि वायलेंटली तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और विग्रसली को कह दो कि और इतने ज़्यादा तेज़ी से नहीं, उससे थोड़ा सा कम। तो धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसमें धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि जो रिएक्शन की स्पीड है ना, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। वायलेंटली मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्ट करा, विग्रसली मतलब थोड़ा कम, नॉर्मली मतलब और कम, और अगला वाला तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। हम अगली बात करेंगे मैग्नीशियम की। तो चौथा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट करता ही नहीं है। मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मैं 4th एग्जांपल ले रहा हूँ मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम में जब वाटर को मिक्स करा तो यहाँ पर लिखें कोल्ड वाटर, ठीक है। सॉरी, हॉट वाटर। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2+, और हाइड्रोक्साइड OH की वैलेंसी क्या होती है? 1-। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनेगा? फिर वही MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस, और यहाँ पर मिलेगा हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग देख लो, इधर 2 है और इधर 1 2 2, तो 2 और 2 4 इधर दे ही रखा है, और इधर 4 बनाने के लिए 2 लगा दो। ऑक्सीजन का 1 2 2, ऑक्सीजन का 1 2 2, ऑक्सीजन बैलेंस, मैग्नीशियम 1 बैलेंस। तो यहाँ एक धीरे धीरे एक ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है कि कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली कर रहा था पोटेशियम, फिर वायलेंटली से विग्रसली हमने कहा कि विग्रसली भी बहुत तेज़ होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा इसका स्पीड। तो सोडियम विग्रसली कर रहा है, लेकिन कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ ही। कैल्शियम नॉर्मली कर रहा है, लेकिन कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ ही। उसके बाद मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने से मना कर देता है, हॉट के साथ रिएक्ट करता है। तो हमने कहा कि जरा मैग्नीशियम में एक काम करके देखते हैं। यहाँ ना ट्रांजिशन हो रहा है धीरे धीरे कि अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करने बंद करेंगे आगे के मेटल, ठीक है। तो इसने पहला इंडिकेशन दे दिया मैग्नीशियम ने कि भाई मैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करूँगा। तो हमने कहा अच्छा चलो वाटर को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। वाटर को थोड़ा सा गर्म कर दिया, हॉट कर दिया, और फिर करा मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। फिर हमने कहा कि अच्छा वाटर को हॉट करना है ना, कितना हॉट करना है? कुछ ज़्यादा ही कर दो, है ना। ज़्यादा मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँचा दो उसको। तो फिर वो वाटर नहीं रहा, फिर वो स्टीम बन गया। तो मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम जानते हैं मेटल जब स्टीम के साथ करता है तो मेटल ऑक्साइड बना देता है। तो अगला रिएक्शन इसी में देखेंगे मैग्नीशियम का। और स्टीम का भी कोई अलग फार्मूला तो होता नहीं,
बस अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया वाटर का तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर बस आप लिख दीजिए स्टीम। तो स्टीम लिखा, यहाँ मिलेगा MgO, और MgO के साथ में मिलेगा यहाँ पर आपको वही हाइड्रोजन गैस। और वही बैलेंस करने का देख लीजिए, इधर 2 के हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1 और मैग्नीशियम का 1, तो टोटली बैलेंस है, अपने आप ही बैलेंस है। अच्छा जी, तो अब क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। एक्चुअल में तो वो क्या है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन स्टीम के साथ बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करेगा। तो रैपिडली मैग्नीशियम रिएक्ट्स रैपिडली विद स्टीम। तो यहाँ से शुरुआत हो गई है, मैग्नीशियम से शुरुआत हो गई है कि अब जो आगे के मैं मेटल्स देखूंगा वो सारे मेटल्स जो हैं वो वाटर से, ठंडे से रिएक्ट नहीं करने वाले, गर्म से भी नहीं करने वाले, स्टीम से करेंगे। अगला देखेंगे, अगला मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। स्टीम का फॉर्मूला कुछ अलग नहीं होता है, वाटर ही होता है, बस उसके नीचे आपको स्टीम लिखना है। मैं जानता हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3 H2, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इधर 3 है और इधर 1 है, इसके आगे 3 लगा दो, 2 3 बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, हाइड्रोजन का 2 3 6, तो इधर 2 3 6, यहाँ पर भी 2 लगाएगी, ये इस तरह से बैलेंस हो गया। सेम कहानी हम जिंक के साथ देखेंगे। जिंक भी कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सीधा स्टीम के साथ करेगा। तो क्या बना देगा, जिंक का भी वैलेंसी 2+ और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, तो ZnO प्लस H2 गैस, H2 बैलेंस, O बैलेंस, Zn बैलेंस, ये बैलेंस है 2 से। अगला देखेंगे, रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आयरन के साथ दिक्कत ये है कि आयरन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। अगर आयरन हमने ले लिया, आयरन का कोई एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, ठंडा है वो या नॉर्मल टेम्परेचर पर है, तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्या करा जाता है, फिर पानी को भी स्टीम के जितना, मतलब पानी को भी इतना गर्म करोगे स्टीम तक पहुंच जाए, और लोहे को भी इतना गर्म करोगे वो लाल रंग का हो जाए। तो दोनों चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ, ठीक है। तो जो आयरन है, आयरन भी आपको कैसा लेना है, रेड हॉट। और जो वाटर है, वाटर भी आपको किस फॉर्म में लेना है, स्टीम की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा Fe3O4 और साथ में सर हाइड्रोजन गैस। बोलो। जब आयरन इतना ही हीट होता है कि जब वो खड़े होता है तो उस समय वो कमजोर हो जाता है। हाँ, कमजोर हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो वो उस समय बेंड हो सकता है, बेंड कर सकता है। उसको मैट्रिक्स में बेंड हुआ तो रिएक्टिविटी कम होती है, ये वो लगभग होता है इसका सब रिएक्ट करते हैं। 2300 के आसपास। क्या बोल रहे हो? सर जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिवनेस कम होती है वैसे वैसे स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं बस। हाँ भाई, आप ये तो देखो, रिएक्टिविटी का मतलब क्या है। रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि हम तो भड़कने के लिए बैठे हुए हैं, कोई आकर हमें छेड़ तो दे। रिएक्टिविटी का मतलब ये है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम। तो आप ये देखो कि रिएक्टिविटी धीरे धीरे जैसे जैसे कम हो रही है, तो वो मतलब उतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं कर रहे। तो जो जितना ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो उतना ही ज़्यादा तेज़ी से एकदम भड़क कर रिएक्शन देता है, समझ रहे हो? ठीक है। और ये हमारे मोदी जी की तरह हो गया, जैसे मोदी जी रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई कुछ भी बोल देता है, शांत रहते हैं, मौका आने पर बड़ा भयंकर जवाब देते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। हाँ मालूम है। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर हो गया Fe3O4, तो आयरन का इधर 3 है और इधर भी 3 है। ऑक्सीजन का 1 है, इधर ऑक्सीजन का 4। बैलेंस करने के लिए क्या करो, 4 लगा दो। अब
हाइड्रोजन का 2 4 8 हाइड्रोजन का 2 4 8 करने के लिए 4 बना दिया। समझ गए? चलिए आगे। चलिए जी, उसके बाद अगला देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। पेज नंबर 11 पर आ जाइए। मेटल्स का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ में किस तरह से होता है वो देखिएगा। सर ये चैप्टर कितना नंबर चलेगा? ये अभी मुझे लगता है 3 या 4 क्लास। अच्छा, अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो जैसे मैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहा हूँ ना, तो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दिक्कत आएगी नहीं। मेटल्स की कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो हमने देखी थी वो देखी थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने जो अभी आज देखी वो दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। वाटर में हमने देखा 2 तरीके से रिएक्ट करता है। अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। और अगर हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये इस तरीके से होता है। और शुरुआत से हमने देख लिया, सबसे पहले पोटेशियम बड़ी तेज़ी से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम विग्रसली रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। उसके बाद कैल्शियम जो है वो नॉर्मली रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। फिर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, गर्म पानी कर दोगे तो रिएक्ट कर जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। वहीं पर हमने देखा कि वो ठंडे पानी से रिएक्ट करना बंद कर दिया, तो हमने उसको स्टीम से भी करा कर देखा। तो जब मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्ट करता है तो बड़ी रैपिडली, मतलब बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करेगा और एकदम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। साथ में हाइड्रोजन तो हर केस में बन रहा है। इसके बाद एल्यूमिनियम को देखा, तो एल्यूमिनियम भी स्टीम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। सेम कहानी जिंक के साथ है, वो भी आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और लास्ट में जो हमने देखा आयरन, तो आयरन Fe2O3 नहीं बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा, याद रखना। ठीक है। दूसरा, चुपचाप रिएक्ट नहीं करेगा, आयरन को भी रेड हॉट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा आयरन को भी, और बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा पानी को भी, यानी कि स्टीम तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से जो भी रिएक्शंस है ना, रिएक्शंस को आप जब समझना शुरू करेंगे ना तो आपको समझ में तो एकदम आती चली जाएगी। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जब पेपर में करने बैठोगे तो पेपर में ब्लैंक हो जाओगे, कुछ याद नहीं आएगा। तो इसलिए जो बचपन का फंडा है उस फंडे को मत भूलना, याद करना मत छोड़ना। केमिस्ट्री में याद करना ही पड़ेगा, सीधी बात बता रहा हूँ। ये चीज़ तो याद नहीं चलती, लेकिन जो कैसे रिटर्न में आ जाता है ना हाँ। ये चीज़ है, ये अगर इस चीज़ वो के तब साथ भी आ जाएगा, वो तब भी आ जाएगा। अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर रखा है ना तो आप रिकॉल कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ही ये इससे रिलेटेड है। तो अगर हम सिर्फ हमें ये समझ में आने लगता है, आप ये देखिए, आप केमिस्ट्री देखेंगे, अब बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे दिखाई दे रही है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि अरे ये तो समझ लो, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहते हैं कि कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है, तो ये एक तरह से रटना ही तो हो गया। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बचाना भी बहुत बड़ी बात होती है। आपने इस बार अभी हाफ ईयरली जिन बच्चों ने दे दिए हैं उन्होंने तो महसूस कर लिया है, जिनके बचे हुए हैं या अभी मतलब या कैंसिल हो गए हैं या पोस्टपोन हो गए हैं, आप ये देखिए हाफ ईयरली में 20-21 क्वेश्चन तो आपके वही आ रहे हैं ना, एक नंबर वाले, सारा का सारा टाइम वही ले जाते हैं। 20 आते हैं, 36 दिए। चलिए, तो जो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें टाइम आपका लगता है, तो आप चीज़ों को समझ तो रहे हैं, लेकिन समझने के साथ साथ याद भी करिए उनको, समझ रहे हैं? तो उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, आपका फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगा। ये चीज़ दिमाग में आएगी तो आप सोचोगे नहीं, वहाँ फिगर बनाने की नहीं सोचोगे। F= अगर 15 सेंटीमीटर दे रखा फोकल लेंथ तो सीधा -15 आप लिख दोगे। तो चीज़ों को याद जरूर करें, इसमें भी सीक्वेंशली आप इनको याद करें। लर्न नहीं करोगे तो कितने भी समझदार हो, कितना भी समझ रखा हो, पेपर में 100% कन्फ्यूज़ होगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि हम बहुत बड़े हो गए हैं और समझ लेंगे तो बस समझ लिया तो बस हो गई पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं है। तो कॉन्फिडेंस आता ही तब है जब आपने चीज़ों को अच्छे से लर्न कर रखा है, और जहाँ तक है ज़्यादातर बच्चे समझ भी रहे होंगे मेरी बात। आगे चलिएगा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल का रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं
तो क्या होता है मेटल प्लस dilute acid gives metal salt plus hydrogen. Gives metal salt plus hydrogen. ठीक है, अच्छा बोलो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है। अब वो जो मेटल का सॉल्ट मिलेगा वो बेहद आसान है, आप समझ जाएंगे। हमारे पास जो एसिड्स हैं वो एसिड्स 3 तरीके के ही तो हैं, एक तो HCl है, एक H2SO4 है और एक HNO3 है। तो अगर मान लो मैंने सोडियम का रिएक्शन HCl के साथ करा दिया तो NaCl सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। सोडियम का रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दिया तो हाइड्रोजन को उसने कहा कि चल भाई तू तो निकल इधर से, क्या बचा सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बना देगा, है ना। HNO3 करता है ना, हाँ करता है। तो जरा देखिएगा, पहला ही एग्जांपल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सोडियम का मैग्नीशियम के साथ, सॉरी HCl के साथ। सोडियम का रिएक्शन HCl के साथ में कराया तो इसने H को हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्लोरीन के साथ जुड़ गया, NaCl बन गया, हाइड्रोजन अलग हो गई। हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं रहता, अपने साथ में एक एटम और जोड़ता है, डाई एटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो H2 हो गया। उसके बाद में बैलेंसिंग आप कर लेना अपने आप। उसके बाद मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम को भी अगर HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भाई यहाँ बनेगा MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी जो है वो 2+ होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1- होती है, तो MgCl2। और हाइड्रोजन का हो गया H, हाइड्रोजन तो सीधा सीधा अलग अलग वो अलग फूट कर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अब एल्यूमिनियम वाला जो है ना, एल्यूमिनियम वाला इम्पॉर्टेंट है, इसमें समझना क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है बताता हूँ अभी। देखो एल्यूमिनियम जो है वो सीधे सीधे रिएक्ट नहीं करेगा किसी एसिड के साथ में। प्रॉब्लम क्या है कि एल्यूमिनियम के ऊपर ना एक लेयर जम जाती है। एल्यूमिनियम अगर हमने ऐसे ही नॉर्मली रख दिया ओपनली एक्सपोज टू एयर तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब अगर उसको मैंने किसी एसिड में डिप कर दिया तो सबसे पहले जो एसिड है वो धीरे धीरे करके जो उसकी ऊपर की लेयर है उसको रिमूव करेगा, और जब रिमूव करेगा तो रिमूव करने के बाद में फिर फ्रेश एल्यूमिनियम का एक्सपोजर मिलेगा किसको, एसिड को, फिर एसिड उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो वही लिखा है यहाँ, एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड on its surface, but when the thin outer oxide layer gets dissolved in acid, जो ऊपर की जो टफ ऑक्साइड लेयर थी जब वो एसिड में घुल जाती है डिसॉल्व हो जाती है, then fresh aluminium metal is exposed which reacts rapidly with dilute HCl। तो जैसे ही फ्रेश एल्यूमिनियम HCl को एक्सपोजर मिलता है उसका तो फिर वो रैपिडली यानी कि बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है। देखो कैसे, सर जब ऑक्साइड लेयर एसिड से होता है तो एसिड की कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती? नहीं, एसिड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती क्योंकि वो ऑक्साइड लेयर है एक, तो वो लेयर जो है वो एक न्यूट्रल लेयर होती है और वो लेयर जो है वो नीचे डिपॉजिट हो जाती है। वो ऐसा हो गया जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि आयरन जो है, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो आयरन ऑक्साइड बन गया, तो उसको हम रस्ट बोल देते हैं, जो उसके ऊपर एक जंग लग जाता है लोहे के ऊपर। अब अगर आपने क्या करा, आपने किसी कपड़े से या किसी चीज़ से रगड़ कर उसको साफ करा तो वो जो रस्ट है ना वो नॉन रिएक्टिव होता है और एक तरह से आप समझ लीजिए डेड कंपाउंड होता है, वो चुपचाप नीचे पड़ा रहता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं सर? जैसे एल्यूमिनियम को अगर उसका ऑक्साइड लेयर हटाना है सर, तो फिर वो अगर एसिड उसको एसिड से हटाएंगे तो अगर एसिड डालेंगे तो फिर वो रिएक्ट करने लग जाएगा। नहीं तो उसका कंट्रोल्ड रिएक्शन भी तो होता है ना, हम कंट्रोल्ड रिएक्शन कराएंगे कि जैसे ही वो उसको एक्सपोजर उसका मिलेगा तभी आप एसिड रिमूव कर दें वहाँ से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, वो अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं, उनको हमको अभी करने की जरूरत नहीं। देखिएगा एल्यूमिनियम का फिर जब एक्सपोजर हुआ HCl के साथ जब सामना हुआ तो क्या हुआ, Al + HCl, तो ये बनेगा AlCl3। AlCl3 क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो AlCl3 और हाइड्रोजन तो साथ में इवॉल्व हो गए। तो एल्यूमिनियम का इधर एक है, इधर एक है, क्लोरीन के इधर 3 है, इधर 3 बनाने के लिए 3 लगा दो। अब हाइड्रोजन के तो 3 हो गए,
इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम तो 6 होता है, तो यहाँ 3 लगा दो, यहाँ क्या करो, यहाँ पर 6 लगाओ, तभी हाइड्रोजन के 6 हो गए। अब क्लोरीन के 6 हो गए, तो क्लोरीन के 6 बनाने के लिए इधर 2 लगा दो, लेकिन अब एल्यूमिनियम के 2 हो गए, तो यहाँ भी ऐसे। अब उसके बाद जिंक का देखिए, जिंक भी HCl के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बना देता है। उसके बाद ये है कि जिंक जो है वो उसका रिएक्शन उतना फास्ट नहीं होता, थोड़ा लेस रैपिड होता है। फिर आयरन की बात करेंगे तो आयरन रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड डाइल्यूट HCl एसिड टू गिव आयरन सेकंड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो Fe जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो FeCl2 प्लस H2 गैस बना देता है, ठीक है। फिर बात करेंगे कॉपर मेटल की, तो कॉपर मेटल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। रीज़न बताएंगे? कॉपर HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, रीज़न प्लस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो हाइड्रोजन कॉपर से जस्ट एक प्लेस ऊपर होता है, तो वो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता कॉपर, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए आप भी। बस वही बचे हुए वो भी बड़े वो अपने नहीं है। हाँ दे देता हूँ। मैंने यूसी ग्रीस
हम्म। तो रुक गई है बारिश, अब नहीं हो रही। तुम तो ये सोच रहे होगे ना कि जैसे ही स्कूल का टाइम हो तो उस टाइम अंधाधुंध बारिश हो जाए, और छुट्टी के टाइम छुट्टी के टाइम। ठीक से ठीक से आते Yes, हैं। sir. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कुछ बच्चे ये भी बना रहे हैं कि स्कूल तो ऑफ हो जाए। नहीं सर, स्कूल जाने में अच्छा, स्कूल जाना अच्छा लगता है, पेपर देना भी अच्छा लगता है। नहीं सर। सर वो ऑफलाइन क्लासेस कर ले, बस एग्जाम के समय ऑनलाइन कर लें। एग्जाम ऑनलाइन हो जाए, क्लासेस ऑफलाइन होनी चाहिए, Yes, ये ठीक है। चलिए जी, अगला देखिएगा, कॉपर एंड सिल्वर आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। उसके बाद देखिए, लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद H2SO4। तो अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आप ये देखिए कि अगर सोडियम का रिएक्शन, मान लीजिए जैसे हमने शुरुआत यहाँ पर सोडियम से करी, तो सोडियम का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करा रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किस तरह से करेगा, सोडियम की वैलेंसी 1+, और ये जो सल्फेट है SO4 इसकी वैलेंसी होती है 2-, तो 2 तो आ जाएगा Na के साथ और 1 चला जाएगा SO4 के साथ। तो ये क्या बन गया, Na2SO4 और साथ में हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम का कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम का कराएंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। फिर उसके बाद बैलेंस करने का काम आपका रह जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल लाइन से लिखे हुए हैं, लेट अस सी द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद H2SO4। तो ये कर लेंगे आप अपने आप, छोड़ दूँ उनको, है ना। सेम रिएक्शंस हैं, बस हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा और जो है आपका मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। H2SO4 है तो सारे सल्फेट्स बनेंगे, HNO3 है तो सारे नाइट्रेट्स बनेंगे, और HCl है तो सारे के सारे क्लोराइड्स बनेंगे, ऐसा होता है। उसके बाद देखिए वही चीज़ है आगे, नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे, HNO3। व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। HNO3 में एक थोड़ा सा चेंज है कि जब कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, नहीं निकलती हाइड्रोजन गैस। As soon as the hydrogen gas is formed in the reaction between a metal and dilute nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen to water। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो इसी ये जो वाटर निकला है, सॉरी जो हाइड्रोजन निकला है, वो हाइड्रोजन को फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड करके उसका वाटर बना देता है। नाइट्रिक एसिड की खास ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखिएगा इसमें ये है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो सिर्फ और सिर्फ HNO3 का जो रिएक्शन आपको दिखाना है वो सिर्फ 2 मेटल्स के साथ दिखाएंगे, ये एक्सेप्शन है, याद रखना। मैग्नीशियम के साथ में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, लेकिन वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब उसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा HNO3 के साथ। हाँ, रेशो है कितना पानी कितना एसिड। बस ज़्यादा डाइल्यूट हो, मतलब बहुत कम क्वांटिटी होनी चाहिए एसिड। ऐसा रेशो कुछ नहीं है, बस Mg प्लस HNO3। तो यहाँ पर फिर वही देखेंगे कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, NO3 की वैलेंसी 1-। तो क्या हो जाएगा, MgNO3 होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन, और इसी तरीके से Mn यानी कि मैग्नीज Mn प्लस HNO3 जब करेंगे MnNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस से काम अपने आप देख लेंगे इसके। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद पेज नंबर 13 पर आ जाइए। तो पेज नंबर 13 पर है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जो है ये हम पहले भी देख चुके हैं, हम फर्स्ट वाले चैप्टर में देख चुके हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आर्केड एज इंस्टेड स्टार्ट लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये वाला तरीके से याद कराता है इसको, ठीक है ना। मोबाइल फोन सही है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, मोबाइल में से पढ़ा रहा हूँ तो मोबाइल में याद कर रहे हो, मतलब पढ़ना ही नहीं है किसी भी तरीके से। वाह, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगला जो है ये तो मोबाइल से पढ़ा नहीं जाता। हाँ, मोबाइल से पढ़ा नहीं जाता।
अच्छा पढ़ना नहीं चाहते, मतलब मोबाइल से पढ़ेगी तो तुमने मोबाइल दूरी नहीं था। दूरी पढ़ने बना के ली अलावा मोबाइल सारा से। काम होता है मोबाइल से। अच्छा पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम मोबाइल से। पढ़ाई होता है टैब से या तो लैपटॉप से। वो भी एक्सेप्शन है। चलिए जी, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स करने की जरूरत नहीं है, ये पहले कर चुके हैं, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसा है, व्हाट इज एक्वारीजिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वारीजिया क्या होता है? एक्वारीजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ गए? एक्वारीजिया क्या होता है कि बड़े मुश्किल से मुश्किल जो मतलब मेटल्स होते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको डिज़ोल्व कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक्वारीजिया हमको चाहिए होता है। तो एक्वारीजिया का क्या काम होता है, बनता किस तरीके से, पहले तो ये देखना है। 3 parts हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 part नाइट्रिक एसिड का। तो वो कैसे है, मतलब 3 part कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 3 पार्ट क्या मतलब कैसे? 3 parts का मतलब ही बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने 3 लीटर HCl ले लिया तो 1 लीटर HNO3 लेना पड़ेगा। अगर 3 मिलीलीटर HCl लिया है तो 1 मिलीलीटर HNO3 लेना पड़ेगा, रेशो है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अगर 3 लीटर HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो उसके अंदर 1 लीटर आपने HNO3 मिक्स कर दिया। तो अब जो सॉल्यूशन तैयार हो गया ना, उसको कहेंगे एक्वारीजिया। अब सुनिए एग्जांपल, एक्वारीजिया कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स। एक्वारीजिया जो है वो गोल्ड और प्लेटिनम मेटल्स तक को, ये क्या नई खुराफात है? कोई माता वाता आ गई थी क्या सबको एक और कुछ? कुछ हो गया था क्या तुमको? कोई भूत वूत? मैं बताता हूँ, मुझसे पूछो ना ऐसी चीज़। बैठा हुआ गोल गोल आंखें घुमा रहा है ऐसे, गोल 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 गोल। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको, इतनी घूम जाती है आंखें तुम्हारी। वाह, मेरे को आंखों पहली की बार देखा। एक्सरसाइज यही कर रहा है अपने हाइपरमेट्रोपी और मायोपिया से बचने की तैयारी। एक्सरसाइज। एक्वारीजिया इज अ फ्रेशली, अच्छा एग्जांपल देखें, एक्वारीजिया कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स। इससे सही बचता है। क्या? ऐसे आंखों में ऐसे हाँ, सही ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कोई भूत भूत आ गया था? सर कल मैं सोचता था ऊपर ऊपर पता नहीं, कभी इधर पर्दे को देखकर सोच रहा है, कभी कुछ और देखकर सोच रहा है। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोन कैन नॉट डिसॉल्व गोल्ड और प्लेटिनम मेटल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी मेटल को डिसॉल्व करना है तो मेटल को पिघलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको गर्म ही करना ज़रूरी है। आप क्या करें, आप एक्वारीजिया के अंदर उसको डिप कर दो, तो गोल्ड जो है वो गायब हो जाएगा, गोल्ड गायब हो जाएगा, प्लेटिनम भी गायब हो जाएगा, पिघल जाएगा। पूरा था। चलिए जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। बिटवीन कॉपर एंड सोडियम विच मेटल इज, इंसान के ऊपर डाल दे। तो जेल हो जाएगी। नहीं सर, जिसके ऊपर टेका है वो तो मर जाएगा ना, तो मर जाएगा, पूरा ही गायब। जल ही जाएगा, मर जाएगा। बिटवीन कॉपर एंड सोडियम विच मेटल इज, उसके दांत मिले क्या नहीं? दांत। मैंने देखा नहीं। बिटवीन कॉपर एंड सोडियम विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, एक्सप्लेन विद रीजंस। तो देखिए, सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज सोडियम के कोई भी दो आप रिएक्शंस यहाँ पर जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी है वही दो मेंशन कर दो यहाँ पर। हमें तो पता है ना कि सोडियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते कि सोडियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा ऊपर बैठा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज में, इस वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये नहीं बोलना। कोई दो रिएक्शन बता दो। पहला रिएक्शन जैसे ऑक्सीजन वाला था वही बता दो, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इजीली टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इजीली। आसान है। फिर सोडियम जो है, हमने पहला रिएक्शन कौन सा देखा था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो उसमें बोल दो कि सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो हमें पता है। क्यों? क्योंकि कॉपर से ऊपर बैठा हुआ है ना सोडियम, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज हमने खुद अपनी आसानी के लिए याद करने के लिए बनाई है। तो हम ये कहेंगे कि वो सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाता है और कॉपर नहीं करता। ऐसे ही वाटर के केस में कह देंगे कि वो वाटर के साथ बड़े आसानी से रिएक्ट कर जाता है और कॉपर उतनी आसानी से नहीं करता। बस हो गए 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। तो देखिएगा पेज नंबर 14 पर आ जाओ। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है sodium reacts vigorously with cold water to form sodium hydroxide
बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। कॉपर तो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। थर्ड देख लो, अगला जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो क्या देखी थी, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। तो उसमें देखिए सोडियम रिएक्ट्स रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता, खत्म। तो आपने ये तीन प्रॉपर्टीज़ करी है, यही तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पर डाल देना। बस ये नहीं कहना है उसमें कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है इस वजह से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा रिएक्टिव है, वो नहीं। उसके बाद अगला देखिए भाई, अगला वाला रिएक्शन बेहद आसान लगेगा आपको, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है कि इसकी टोपी उसके साथ और उसकी टोपी इसके साथ, बस अदला बदला कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। शीशा टूटा के हिला आवाज आई। When a more reactive metal is put in the salt solution of a less reactive metal, then the more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution. तो इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पर दे रखा है ऐसे ही, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए। तुम्हारा प्रेसिडियम वालों का तो आज एग्जाम का कैंसिल हो गया क्या? 9th वाले बच्चे उठा रहे थे ना, कौन सा था? हिंदी। अरे तो दुख हुआ होगा कि मैथ्स वाले दिन बारिश को नहीं। साथ में जाके एग्जाम देके आए हैं। नहीं वो तो तुम तो खास हो, इम्पोर्टेंट ज़्यादा मतलब अच्छे वाले बच्चे हो, है ना? कुछ भी होता है, पेपर कैंसिल नहीं होगा। नहीं इसका मैं देख रहा था, आर्या का कोई रिप्लाई नहीं आया इस पर। कुछ नहीं, बेचारा परेशान बैठा हुआ है, आज के पेपर देकर आया। बोला आप कुछ बोला। परेशान होगा। चलिए ठीक है, अगला देखेंगे। देखो और पेपर कौन सा था तुम्हारा आज? हिंदी का ही था। अच्छा हिंदी का ही था, चलो फिर तो कोई बात नहीं। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए। अब इसमें ना बस ये देखना होता है कि अगर मेटल ए, ये जो जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन बना हुआ है बी वाले मेटल से अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। खुद उसकी जगह आ जाएगा तो वो कहेगा ठीक है भाई मैं फिर तेरी जगह आ जाता हूँ, तो दोनों अदला बदली कर देते हैं। वही डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन है, ये बन जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी अलग हो गया, मेटल बी अलग हो गया। इसके एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल है CuSO4 प्लस जिंक। हमें पता है कि कॉपर तो बेचारा बहुत नीचे आता है और जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, तो जिंक किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हटा देगा इसको, ये बन जाएगा ZnSO4। CuSO4 कैसे बना, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी भी 2 थी और SO4 की वैलेंसी भी 2 थी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ZnSO4 भी क्यों बना, क्योंकि Zn की वैलेंसी भी 2 प्लस और SO4 की वैलेंसी 2 माइनस, तो 2 इंटरचेंज होकर भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। और फिर कॉपर को इसने अलग हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, if a strip of copper metal is placed in zinc sulfate solution, then no reaction occurs because copper is less reactive than zinc। तो हम ये कहते हैं कि अगर इसका उल्टा करें, उल्टा क्या करना है कि भाई ये कॉपर सल्फेट था और जिंक था, अब आप उल्टा कर दीजिए कि इधर कॉपर बोल दो सिर्फ और इसको बोल दो जिंक सल्फेट, तो क्या कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? हम ये कहेंगे कॉपर तो जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो जो ये लिखा हुआ है कि इफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल की एक स्ट्रिप अगर उसको डाल दिया जाए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद है इफ वी पुट सिल्वर मेटल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इवन देन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। सिल्वर कॉपर से भी ज़्यादा कम रिएक्टिव है, सिल्वर और गोल्ड तो वैसे भी रिएक्टिव है ही नहीं, है ना, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगला देखेंगे CuSO4 प्लस Fe।
तो आयन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, ये हो गया। और अगला देखिएगा फिर है सिल्वर का और कॉपर का, तो इसमें क्या है AgNO3, तो चलो एक जगह तो ऐसी है जहाँ कॉपर रिएक्टिव है, नहीं तो बेचारे को हर कोई डिस्प्लेस कर देता है, तो कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया अपनी जगह से, और अब ये बन जाएगा CuNO3 वोल्ट वाइज, ठीक है, और सिल्वर अलग नहीं है, ठीक है। और फिर इसका उल्टा वही है कि इफ हाउएवर वी प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ सिल्वर मेटल इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन देन नो रिएक्शन अकर्स बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आपके जो इसकी थी प्रॉपर्टीज़ थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद देखेंगे हम अगला बस एक लास्ट और बचा हुआ है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। लेकिन ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ थी ना, 4 प्रॉपर्टीज़ बेसिकली, एक तो आपका ये मेटल सॉल्यूशन वाला, एक तो ये वाला, और दूसरा आपका हाइड्रोजन वाला, सॉरी ऑक्सीजन वाला, और एक वाटर वाला, और एक आपका एसिड वाला। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन हैं वो अगली बार देखते हैं। आज इतना ही कर लीजिए।